नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। आज गोष्ठी का कारवां आ पहुंचा है देहरादून में और इस वक्त हम हैं हिमगिरी की आवाज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में, जहां हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में एडोलेसेंस को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसका क्या समाधान है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं आशुतोष कांडवाल जी, जो कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं उत्तराखंड फ्यूचर ग्रुप इंटरनेशनल में, डॉक्टर वीना कृष्णन, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और साथ ही प्रोफेसर RS गोयल, डीन हिमगिरी यूनिवर्सिटी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन सब के अलावा हमारे साथ फोन लाइन पे श्रोता भी मौजूद रहेंगे जो बीच बीच में चर्चा में भाग लेंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर एडोलेसेंस हम किसे कहते हैं। मैडम, एडोलेसेंट, देखिए एडोलेसेर शब्द जो फ्रेंच का शब्द है उससे आया है एडोलेसेंट, और एडोलेसेंट का मतलब ही होता है ग्रोइंग अप। तो चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड के बीच का जो सफ़र है 10 साल से मान लीजिए कि 19-20 साल का, तो जब वो एडल्ट अवस्था में चला जाता है एक बच्चा, तो वो वाले सफ़र को एडोलेसेंट कहते हैं। तो अच्छा सर, हम इसमें एक एज ग्रुप भी डिवाइड की गई है। जैसे मैडम ने कहा कि एक ये ग्रोइंग अवस्था ही इसको बोला जाता है, लेकिन एक एज ग्रुप है, आप उसका कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू बन जाता है क्योंकि अलग अलग एजेंसी ने अलग तरह इसको बयान किया है। कुछ एजेंसी कहती हैं 10 से 19 साल की उम्र जो है एडोलेसेंट की मानते हैं, सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ को इम्पोर्टेंस दी गई है। WHO कहना है कि 10 से 24 साल की उम्र एडोलेसेंट यूथ को मिक्स होता है, यंग एडल्ट को भी ले लिया उन्होंने। परंतु अगर हम टेक्निकल रूप से देखा जाए तो 10 से 19 साल की जो उम्र है, जिसको टीनेज भी कहा जा सकता है अपनी भाषा में, इसको एडोलेसेंट एज मान के हम इनके लिए कार्यक्रम बनाते हैं। अच्छा, देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्यूबर्टी इसी वक्त स्ट्राइक करती है। जो हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में, हमारे ग्लैंड्स हैं, और स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो ग्लैंड्स हैं वो इसी वक्त एक्टिवेट होते हैं, किसी में आगे, किसी में थोड़ी सी देर के बाद, और बहुत सारे मतलब फिजिकल ग्रोथ भी आती है, इसीलिए से हम ग्रोइंग एज भी बोलते हैं। जी। अच्छा, मैं आशुतोष जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर, आप देखते हैं एडोलेसेंट से मिलते हैं, क्या लगता है किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको? कई तरह की दिक्कतें हैं, स्पेशली जैसा आपने अभी बताया कि ग्रोइंग एज है और इसमें हम फिज़िकल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज, मेंटल इमोशनल चेंज फेस करते हैं, और ये लड़के और लड़कियों में अलग अलग तरीके से, जैसे ग्रोइंग है, प्यूबर्टी जैसे ऑनसेट होती है, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में उनको कई बार इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती, कई बार इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज होते हैं वो कई अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो एक हम कहें अधकचरी इंफॉर्मेशन लेके वो अपना जो एक कुंठाओं का शिकार हो जाते डेवलप हैं, करते कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, वो प्रॉब्लम को एग्रेवेट करता है इनफैक्ट। और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि उस तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, उस रिलेशन तक, और हमारे पास वो चैनल्स होने चाहिए, वो सोर्सेज होने चाहिए जो उनको सही इंफॉर्मेशन दें, गाइडेंस भी दें, और गाइडेंस दें साथ साथ। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि चेंजेस की, हमने बात की है कि उनको ये गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, चेंजेस भी उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, सोशल चेंजेस भी हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, आज का जो युग है जिसमें हम जी रहे हैं, एक बदलाव का युग है। और आज की ये यूथ है, एडोलेसेंट, उनके पास पहले से बहुत ज़्यादा जानकारी है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो एक एजुकेशन का रिवोल्यूशन आया है, समाज में बहुत बदलाव आ रहा है। उसके साथ एडोलेसेंट को नॉलेज बढ़ गया है, वो ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, ज़्यादा जानकारी है, तो उसको वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं। इसके साथ साथ जब सीखेंगे तो जानकारी नहीं मिल, चैलेंज बढ़ेगा, सिस्टम उसके लिए तैयार नहीं है। एक वक्त था, सेकंड डिकेड के हम बात भी नहीं करते थे, अब बात तो करना शुरू किया, पर हम उसके लिए पूरी तैयार नहीं है उनकी सारी बातों को जवाब देने के लिए, इसलिए उनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी है। जैसे ही हम अपने आप को तैयार कर लेंगे उनकी सारी जरूरतों को समझने की, उनको जवाब देने की, तो शायद प्रॉब्लम धीरे धीरे अपना आप कम हो जाएगी। जिस समाज में ऐसा हुआ है, वेस्टर्न समाज में ऐसा हुआ कि उनकी जरूरतें समझने शुरू हो गई हैं, उनके इंजामात भी हुए। हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ ऑनलाइन पे श्रोता मौजूद हैं। हेलो मैम, मैं निशा कपूर, मैं रुद्रपुर से बोल रही हूँ। निशा जी, अपना सवाल बोलिए। मेरा सवाल यह है कि एडोलेसेंट एज को ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेन की एज होती है, क्योंकि बच्चा इस समय चाइल्डहुड से आगे को एंट्री करता है और पूरा एडल्ट भी नहीं होता। जी। तो इस समय ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं
वो उन्हें अपने अंदर इंक्लूड नहीं करते, कहते कि आप बहुत बड़े हो गए हो। और जो एडल्ट होते हैं वो कहते हैं कि आप बहुत छोटे हो, आप अभी हमारे संग बात करने के लिए मतलब वैल्यूबल नहीं हो या फिर वैलिड नहीं हो। तो इस चीज में मेरा सवाल है कि इस एज में एडोलेसेंस के लिए क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर काफी सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको पहले से ही वो इतना परेशान होते हैं अपने फिजिकल चेंजेस को लेके, अपने मेंटल चेंजेस को लेके, और उसके ऊपर उनके अंदर उनको ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये किस तरीके से, आप मुझे बताइए कि रियली में किस तरीके से एडोलेसेंट एक स्ट्रॉम और स्ट्रेन की है? जी जी जी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात हम इसी पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने पूछा है आइडेंटिटी की प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि ना तो अब वो बच्चे हैं, उस एज ग्रुप में नहीं आते, और ना ही वो बड़े हैं, यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स भी उनको इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते, प्लस वो उनको ऐसा भी नहीं सोचते कि बहुत ही छोटे बच्चे हैं। तो इस वक्त चेंजेस भी आ रहे हैं बॉडी में, दे आर ऑलरेडी वरीड कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, समझ नहीं पा रहे हैं। इस व्यवस्था में उनको क्या करना चाहिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मुद्दा है, हमेशा उठता रहा है, नया मुद्दा नहीं है, कोई इसको जवाब देने के काबिल हम बने भी नहीं अब तक। सवाल यह है कि बच्चे जब तक बच्चे हैं, पहले होता था बच्चे सीधा बड़े हो जाते थे, इसका डिकेड पूरा हम लोग गायब कर देते, मगर बच्चे अब बड़े होने में तुमको ज्ञान ज्यादा हुआ, अब वो मानने लगे कि हम भी वजूद रखते हैं। नहीं, उनका सवाल ये है कि वो तो मानते हैं लेकिन समाज उनको नहीं मनवा रहा है। आप अच्छा सर आप बताइए आशुतोष जी, जब हम आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और यही प्रॉब्लम्स आती हैं तो किस तरह से टैकल किया जाता है? देखिए, इस वक्त अगर मैं स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में जो अर्श प्रोग्राम यानी एडोलेसेंट हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ वाला जो प्रोग्राम चलाया, और उसके तहत तमाम चीज़ें की व्यवस्थाएं करी, और एक व्यवस्था ये भी थी कि काउंसलर्स जो थे, काउंसलर्स के अपॉइंटमेंट उन्होंने अपने अपने हॉस्पिटल्स में किए, और स्पेशली हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर उन्होंने एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लिनिक एंड काउंसलिंग सेंटर्स खोले हैं। अच्छा। अब सवाल ये होता है कि कौन एडोलेसेंट वहाँ पर जाएगा, किस समस्या को कैसे लेकर जाएगा। तो इसके लिए एक लिंकेज उन्होंने और डेवलप किया, जो कि कम्युनिटी लेवल पे उन्होंने एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब्स की स्थापना करी, और विलेज लेवल पर वहाँ पर उन्होंने पीजीज तैयार किए, आपके पीयर ग्रुप एजुकेटर्स, और ये एडोलेसेंट्स के संपर्क में हैं। मेल फीमेल पीजीज अलग होते हैं और फीमेल और मेल्स का ग्रुप्स अलग हैं। यहाँ पर से अगर कोई समस्या या इस तरह की कोई उनके इश्यूज डेवलप होते हैं तो पहला लेवल तो वही है कि वो एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब में अपने समाधान ढूंढ लें या उनको मिल जाए समाधान, और नहीं है तो जो सेकेंड लेवल ऑफ एक रेफरल हम कहेंगे अगर, तो तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएचसीज हैं, यहाँ पर एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लिनिक्स एंड काउंसलिंग सेंटर्स है, जहाँ पर काउंसलर्स की व्यवस्था है, तो वहाँ पर ये अपनी समस्याएं लेके जा सकते हैं। और इनफैक्ट एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन की भी एक व्यवस्था दी है। अच्छा मैडम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने बताया वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, वो फोन कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप साइकोलॉजी से वाकिफ हैं इन लोगों की, आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं इनके सोच में, वो किस हद तक ठीक है, या किस हद तक हम उन्हें समझा सकते हैं कि सब ठीक हो जाएगा? हम भी जब बड़े हुए थे तो ऐसा ही फील करते थे, ठीक है, हमें किसी को अपना एडोलेसेंट नहीं भूलना चाहिए। हाँ, और उस वक्त के फेज में हम सब इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? मैं ठीक से बड़ी हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ, मैं ठीक से बड़ा हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, मेरे शारीरिक चेंजेस मेरे फ्रेंड के जैसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा भी फर्क होगा तो मुझे लगेगा मेरे में कोई कमी है, हीन भावना का शिकार होना, ठीक है, तो आइसोलेट करके और सेंसिटिव हो जाना। बेसिकली उस वक्त बहुत सवाल होते हैं मन में। अब वो किससे पूछे? फ्रेंड से पूछते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, या उस भावुकता से नहीं समझ पाते उनकी बात की इतनी इंपॉर्टेंस है, हो जाएगा ठीक है, कैसे तुम लड़कियों जैसी बातें करते हो, यानी कि उसकी जो भावना है, उसकी गंभीरता को समझना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में एडोलेसेंस को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि उन साइकोलॉजी चेंजेस से गुजरते हैं, उनको बहुत से चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में, उनकी मानसिकता में, तभी उनको जो है तकलीफ भी होती है, कहीं ना कहीं उनको सहारा नहीं मिलता है, बड़ों का एक सेंसिटिविटी जो है वो नहीं समझ पाते हैं बड़े उनकी। तो अब हम ये बात करना चाहेंगे कि इसमें और कौन से पहलू हैं जिस पर गौर किया जाना चाहिए? एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है समाज का और परिवार का। पहले इनका रोल बहुत डिफाइंड नहीं था और काम चल रहा था, पर आज के युग में उस तरीके से करने से काम नहीं चल पा रहा है। जरूरत है समाज को और परिवार को उस समस्याओं के लिए जागरूक होने की। समस्या तब आती है जब पेरेंट्स को पता ही नहीं बच्चों से कैसे बात करें, समाज उनकी समस्या को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है।
जरूरत है कि उनको रिकॉग्नाइज करें, उनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है, उनको सम्मान दें, उनको स्पेस दें। ऐसे ही पेरेंट्स को बच्चों की बातों को दबानी नहीं चाहिए, उनको सुनना है और उनके समाधान ढूंढना है। वक्त की जरूरत है कि बच्चों को दोस्त समझा जाए। पेरेंट्स इसको जब तक नहीं मानेंगे, उनसे उस तरह बात नहीं करेंगे, तमाशा चलती रहेगी। तो हमें जरूरत होगी पेरेंट को समझाने की, काउंसलिंग करने की, कि बच्चों को अपना दोस्त माने, तो शायद को समाधान निकल पाए। अच्छा वीना जी, जब हम बात करते हैं कि वो पेरेंट्स की, कि वो उनको दोस्त माने, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, क्या आपको ये नहीं लगता है कि पेरेंट्स वाकई में अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं? वो ये समझते हैं कि ये बच्चा जो बात कर रहा है ये बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत बड़ी होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, ये किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब आप अपनी बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, जब आप डाइटिंग शुरू कर देते हैं, न्यूट्रिशन लेना कम कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है किशोर को जब वो इस तरह का, या ड्रग्स लेना, इस तरह की हैबिट्स में आता है? देखिए, सबसे पहले न्यूट्रिशन पे अगर आ जाएं तो एडोलेसेंट फेज आते ही कहना नहीं मानना, अपने रूल्स बनाना, बड़ों के रूल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो वहीं से अनबन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पेरेंट्स या तो बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं, ठीक, या फिर उसको उसके सरेंडर कर जाते हैं। पावर गेम है ना, पावर शिफ्ट हो गई, अब एडोलेसेंट के पास आ गई तो पेरेंट्स हार गए, तो उनको नहीं समझ में आ रहा अब कैसे करें, तो या तो बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। दोनों चीज़ों में नुकसान एडोलेसेंट का है, क्योंकि एडोलेसेंट फेज को हमेशा याद रखना है कि 10 साल का जो सफ़र है उसकी ज़िंदगी का, उसे परमानेंट बिहेवियर शेप कर रहा है एडल्टहुड का। तो वो जो बिहेवियर रोज रोज करेगा, अगर मान लो वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, अपने उठने के लिए मनमानी कर रहा है, न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, मीडिया का प्रेशर है, अच्छा दिखना है, पतला दिखना है, ठीक है, लुक गुड करना है, लेकिन गाल और बाल के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, स्किन के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसी वक्त मैच्योर हो रही है, तो उसमें पीरियड से लेकर बच्चियों के साथ तो आयरन की कमी, हेमोग्लोबिन कम हो जाना, इस तरह से बहुत दिक्कतें आ जाती है। लड़कों के साथ भी सेम है, मसल्स उनके डेवलप कर रहे हैं, उनके भी हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, बॉडी की ग्रोइंग अप पीरियड है, फिजिकल ग्रोथ मैक्सिमम इस वक्त होनी है। तो इफ दे डू नॉट टेक प्रॉपर एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, अगेन एक्सरसाइज का भी रोल आ जाता है, और अगर वो कहना मानना कंप्लीटली छोड़ देते हैं इस लड़ाई में, क्योंकि रिलेशनशिप खराब हो गई, अब जो तुम बोल रहे हो गलत है, मुझे तुम्हारी सुननी नहीं क्योंकि तुम मुझे समझते नहीं, ठीक है, उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया, अपने कमरे में ज्यादा रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा घूमना, और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, जासूस का काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ क्या रोल हो जाता है, पेरेंट्स कहाँ जा रहा है, ये इतनी देर में क्यों आया, उसके अलावा और कोई बातचीत नहीं होती घर में। अच्छा आशुतोष जी, जब हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल की, हम कहते हैं कि इतना पेरेंट्स को मानना चाहिए या उनको काउंसलिंग होनी चाहिए, आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो आपकी संस्था है, वो किस तरह से इस काम में लगी हुई है? देखिए, एक चीज़ निकल कर आई कि पेरेंट्स का एक रोल है, समाज का ऐसे होल देखें तो एक रोल है। यहाँ पर एक शुरू में एक बात और भी आई थी कि ऐसे में पीयर प्रेशर भी एक बहुत काम करता है, और पीयर प्रेशर एक समस्या के रूप में भी सामने आता है। कई बार सब्सटेंस अब्यूज़ की अगर हम बात कर रहे हैं या और रिस्की बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीयर प्रेशर के तहत भी वो ये गलत चीज़ें होती चली जाती हैं। तो समाधान एक पीयर ग्रुप एजुकेटर के रूप में ही आया, समाधान वहीं से निकल कर आया। पीयर प्रेशर को ही अगर हम ढंग से चैनलाइज करके उनको एक रोल मॉडल के रूप में हम दे दें, तो पेरेंट्स तक पहुंचना डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स प्लस और भी गेट कीपर्स हमारे पास, पर जो उनके इमीडिएट संपर्क में है, जिनके पास वो शायद तुरंत समाधान के लिए जाना पसंद करते हैं, वो शायद उनके पीयर ग्रुप पीयर या उनके फ्रेंड्स सर्कल में जो है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है एडोलसेंस की, वो किस तरह के चेंजेस से जाते हैं, गुजरते हैं, लेकिन हम कहीं जब बात करते हैं किशोर की, तो वो कुछ डिसऑर्डर्स भी ऐसे हैं जो शायद इसी अवस्था में ही आते हैं। उन डिसऑर्डर्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कुछ बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, तो उसमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, वो अर्ली चाइल्डहुड से भी नोटिस होता है कि उसमें बच्चों में चंचलता बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, इतना एक्टिव होगा कि वो क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, क्लास कंडक्ट नहीं करने देगा टीचर्स को, घर में छेड़खानी करता रहेगा, 2 मिनट बैठ नहीं सकता, वो जिसका जो मन कर रहा है वही करेगा, उसको नो या डोंट नहीं समझ में आती, रूल्स नहीं समझ में आते, तो वो बच्चे आइडेंटिफाई करके हेल्प देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, वो कोई भी काम कंप्लीट नहीं करते। अच्छा, इनको आइडेंटिफाई कैसे होती है? जी, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्या सिम्टम्स हैं इसके? हमने आपको बताया हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो अगर चंचलता बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो प्लीज़ हेल्प लेनी चाहिए। दूसरा एक और है कि जो 11-12 साल की उम्र में, उसमें स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, तो वो अर्ली एडोलेसेंट से लेकर लेट एडोलेसेंट प्लस अर्ली एडल्टहुड तक इस बीमारी, इसमें अक्यूट तरीके से अगर ये बीमारी आती है तो उसमें हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन का मतलब है कि आपको जो आवाज़ें नहीं है वो सुनाई देगी, जो चीज़ नहीं है वो दिखाई देगी,
ठीक है। या फिर आपको लगेगा कि कोई लोग आपको हार्म करना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको किसी तरीके से कहना चाहिए कि आपके पीछे पड़े हैं, तो वो डेल्यूजन के फॉर्म में आती है, फॉल्स बिलीफ बन जाती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये तो एकदम पॉजिटिव तरीके से आया, पहचानना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा कि अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, हंस रहा है। और उसके अलावा जो नेगेटिव तरीके से आएगा वो खतरनाक है, ये तो नोटिस हो जाएगा फिर भी, है ना। और इसमें थोड़े से हमारे कल्चर के हिसाब से जो है कि ऊपर की हवा लग गई है या भूत पिच है ना, कुछ इस तरह का है, तो वो सब में ना पढ़ के सीधा एक डॉक्टरी राय जरूर ले लेनी चाहिए। जी, फोन लाइन पे हमारे श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो मैम, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल जो है बच्चों में जब एडोलेसेंट में उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हर एक स्टेज में जो है हम 5 एस्पेक्ट से गुजरते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट के अंडर में जब इनका मेंटल डेवलपमेंट होता है तो इनके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट होने लगता है, यानी अपने आप इमेजिनेट करने लगते हैं, चीज़ों को रिलायबल तरीके से इमेजिनेट करने लगते हैं, रीजनिंग करने लगते हैं, लॉजिक बिठाने लगते हैं। तो इस उसमें आप क्या कहना चाहेंगी कि मतलब इनके लिए जो ये जो रीजनिंग ये लोग कर रहे हैं, इसको किस तरीके से मतलब आप जज करेंगे? जी, इन्होंने वही पूछा है, सेंसिटिविटी है कहीं ना कहीं। हम जब बात करते हैं, जब हम कॉलेज में भी देखें या इंस्टीट्यूट में देखें, जब बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं ये वाले एडोलसेंस बच्चे, तो वो टीचर्स उन्हें एकदम बहुत ही वाजिब सवाल है। और मेरा इसमें ये कहना है कि बच्चों के साथ साथ हमें पेरेंट्स समाज को भी बदलना होगा। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स उसके लिए तैयार नहीं है, और बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त कि टीचर्स और पेरेंट्स को भी मैच्योर होना पड़ेगा। इंसिडेंटली क्या हो गया कि दोनों की दोनों ये लोग ग्रुप इसके लिए मेंटली तैयार नहीं है। मैडम ने बताया कि बच्चों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कि पेरेंट्स उनकी समझते नहीं है, समझते रिकॉग्नाइज नहीं करते, रिकॉग्नाइज करते उनको एड्रेस करने को। मेंटल बच्चों कहेंगे तो कहेंगे डॉक्टर क्यों जाए मेंटल के पास, बच्चा मेरा पागल थोड़ी ना डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी इसको मैं। तो ये सोच में बदलाव आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मानसिकता पेरेंट्स की, समाज की और टीचर्स की खास तौर से। अच्छा, आप अपने स्कूल में या अपने इंस्टीट्यूट में किस तरह की मुहिम चला रहे हैं इस तरह से? हम एक बहुत अच्छा 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है हिमगिरी की आवाज, उसमें खास तौर से बच्चों के लिए मुद्दे रखे गए हैं, बातचीत के समय रखा गया है। बच्चों को कहा जाता है कि अपने सवाल हमें टेलीफोन के द्वारा पूछिए, और उनको एक्सपर्ट के द्वारा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम ये कोशिश करते हैं उनके हेल्थ के जो इश्यूज हैं, चाहे इंडिविजुअल हैं चाहे कॉमन है, वो पूछे जा सकते हैं बिना नाम बताए। अच्छा। और उनका आंसर एक्सपर्ट के द्वारा दिलाया जाता है। इसके अलावा कोई जनरल टॉक भी होती है, बच्चों के क्या इश्यूज हैं, पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चे उसके लिए कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इस सब किस्म की हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे समाज में चेतना लावें इसके द्वारा, जिससे बच्चों की समस्या और अच्छी तरह से हल हो। आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाना चाह रहे हैं, इस पर हम और चर्चा करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में एडोलेसेंस को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसका क्या समाधान है। अभी तक हमने चुनौतियों के बारे में बात की है, अब हम बात करना चाहते हैं उसका क्या समाधान है। एजुकेशन फील्ड भी है जिसमें एडोलेसेंस जो है, किशोर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फोकस जब होते हैं और वो अपने ही ट्रैक पे सोचते हैं। क्या लगता है कितनी हद तक सही है, क्या लगता है कितनी हद तक उनको गाइडेंस की जरूरत है? देखिए, आज के युग में एडोलेसेंट फोकस होके चलेंगे। उनको इतना एक्सपोजर हो चुका है मीडिया के द्वारा, उसको हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चे भटक जाएंगे जी। अति आवश्यक बच्चों की जो बच्चों ने सोचा है उसको मगर चैनलाइज करें सही दिशा में। तो रोल पेरेंट्स का है, स्कूल का है और समाज का है कि उसकी बात को समझें और उसको सही दिशा ज्ञान दें। वो क्या रहा है, दिशा ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, दबाव हो रहा है, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। हम ऊपर अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी करियर का चुनाव पेरेंट्स की मर्जी, किसी फ्रेंड या अंकल कोई सक्सेसफुल है उसको देख करके नहीं होता। ठीक है, किसी ग्लैमर में आके नहीं होता कि उसमें बहुत पैसा है इसलिए ले लो, या हम डॉक्टर्स हैं तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना, हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का खानदान है, IAS है तो IAS ही। देखिए, इंटरेस्ट, एबिलिटी और एप्टीट्यूड शुरू से अगर हम अपने बच्चों से कनेक्टेड हैं तो हमें उनके हुनर का पता चलना शुरू हो जाता है कि किस चीज़ में वो अच्छा है, हमें उसे ही एनकरेज करना है। ठीक है, माहौल ऐसा देना है जो एनकरेजमेंट का हो और सही गाइडेंस का हो, और अपने एक्सपेक्टेशन उसी लेवल पे गोल सेट करके देते जाए। जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो मैम, मेरा नाम कुसुम कक्कड़ है और मैं नैनीताल से बोल रही हूँ। जी कुसुम, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक बेटा है 15 साल का,
उसका जो है साइंस में बहुत अच्छा कमांड है और मैथ्स में बहुत अच्छा कमांड है। मतलब अगर वो आगे फर्दर स्टडी करता है तो वो मेडिकल में और या फिर इंजीनियरिंग में अपना अच्छा करियर बना सकता है। उसने आजकल एक मतलब अपनी पूरी आइडियोलॉजी में कि मुझे फोटोग्राफी में जाना है, जबकि वो उस चीज़ से उतना मतलब आइडेंटिफाइड नहीं है, उस चीज़ों के टर्म्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन सिर्फ अपने 2-3 फ्रेंड्स को देख के कि हाँ वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत हैंग आउट, बहुत मज़े आते हैं, इस चीज़ के लिए जिसमें उसका कमांड है वो उसको भूलता जा रहा है। तो इस रिलेशन में मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि मैं उसको उसका दिमाग मोल्ड कर सकूँ कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू हैव कमांड इन, आपको जो है इस साइंस में कमांड है और आपको जो है इंजीनियरिंग के लिए जाना है, मेडिकल के लिए जाना है। बहुत अच्छा। देखिए वही सवाल सामने आ रहा है कि जो थिंकिंग है वो एकदम एक तरफ सोचते हैं, जो सोच लिया वही सही है, लेकिन उसको मोल्ड करना बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ों को दिखता है कि हाँ ये आगे भविष्य के लिए सही नहीं है। किस सेंसिटिविटी के साथ इस तरह की समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हम उसे बोलेंगे कि नहीं तुम ये मत करो, तो हमने जो ना बोला है वो तो हाँ होना ही होना है, क्योंकि आप अगेंस्ट है उसके, आप समझ नहीं रहे उसको, है ना। अब उसी में अगर उसको डिस्कस किया जाए और एक छोटा सा कैमरा खरीद के अगर अफोर्ड कर सकते दे दिया जाए उसे फोटोग्राफी के स्किल को देखने के लिए, अपने फोटोग्राफी उसको इनकरेज करें कि अखबारों में भेजो, क्या वो सिलेक्ट करते हैं तुम्हारे फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफिक स्किल को एक पहचान बनाने की कोशिश करें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करके जाके देख के आए। सिर्फ ग्लैमर की वजह से कि फैशन फोटोग्राफर बन जाएगा तो ग्लैमरस मॉडल्स के आसपास घूमेगा या नेचर फोटोग्राफी करेगा, वो एक ग्लैमर के बेस्ड है, भी फैंटेसी वर्ल्ड में है, रियलिटी को समझने में उसकी मदद कर दें। यानी कि उसकी जो भी उसकी हॉबीज है या जो वो बनना चाहता है उसी लाइन से रिलेटेड एनकरेज कर दें, उसको एक्सप्लोर करने दें, एक्सप्लोर करते ही समझ में आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जो स्कूल की परफॉर्मेंस है ना, जिसमें अपना बेस्ट देना है ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसमें अपना अचीवमेंट खराब नहीं करे। एक डिसिप्लिन होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये संभावना भी होती है कि उसको ये भी पता चल जाता है कि वो इस रास्ते में सही बैठ पाएगा भी या नहीं बैठ पाएगा। उसने जो चीज सोची है, एक्वायर करी है, क्या वो उसका रियल पैशन है या क्या नहीं है। पैशन प्रेशर से नहीं आता, जबरदस्ती से नहीं आता, देखा देखी से नहीं आता, पर्पस से आता है। तो अगर उसको पर्पस मिल गया तो वो खो जाएगा उसी में और उसकी पहचान बनने लग जाएगी और बहुत यंग बनती है। अच्छा आशुतोष जी, जब हम ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, जब ग्राउंड लेवल पर आप किशोरों से मिलते हैं तो उनकी थिंकिंग किस तरह की है, वो किस तरह से सोचते हैं? क्या वो भी इसी तरह के वन लाइन ट्रैक पकड़ते हैं या उनके पास कुछ और ही तरह की थिंकिंग होती है और ही तरह का करियर गोल होता है? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज तो डेफिनेटली करियर के एक बहुत बड़ी उनके लिए इशू है कि कहाँ, अभी ये जैसे हम 12th करेंगे या उसके बाद हम ग्रेजुएशन करेंगे तो हमें कहाँ जाना है। तो ऐसे में उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। और जो आपने बताया कि इस तरह से होना चाहिए कि उनको गाइड कर लें, ये एटमॉस्फेयर या ये अंडरस्टैंडिंग शायद अभी हमारे पास समाज में नहीं है। हम लोग इस तरह से मैच्योर अभी नहीं हुए हैं कि इस तरह से एडोलेसेंस को गाइड कर सके। ये इश्यूज डेफिनेटली हैं। इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे, उत्तराखंड में करीब 80% लोग गांव में रहते हैं, रूरल, और सारी पॉपुलेशन रूरल बेस्ड है और एडोलेसेंट भी वहीं बड़े हो रहे हैं। उनका सपना इतना बड़ा अभी नहीं हुआ है, ये रियलिटी है। वो सोचते हैं कि हम ग्रेजुएट कर लें, बहुत कर लें, सरकारी नौकरी लग जाए, तो उनके सपने अभी भी सीमित हैं। और पेरेंट्स का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो, सही गाइडेंस है, तो बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे। पर सवाल है कि पेरेंट्स को अभी बच्चे ही दिखते हैं, उनके सपने पेरेंट्स के सपने नहीं बन रहे हैं। तो ये जो गैप खड़ा हो रहा है ना, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। और फ्यूचर ग्रुप जो संस्था जो है ऐसे प्रोग्राम बना सकती हैं जहां पेरेंट्स की काउंसलिंग होवे, बच्चों पेरेंट्स भी यहाँ में, और टीचर्स की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, एक और फोन कॉल हमारे पास है। जी बोलिए। हाँ हेलो, मेरा नाम सरिता है, मैं मसूरी से बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है मैम, आजकल बच्चों को जो फ्रीडम दी जा रही है कितनी देनी चाहिए? कहने का मीन्स है कि बच्चों को किस दायरे तक देनी चाहिए? यानी कि सरिता ये पूछना चाहती है कि बच्चों को कितना खुला छोड़ा जाए, कितना टाइट रखा जाए, एक क्या बैलेंस होना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या आशुतोष जी आप आंसर देंगे? मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल सवाल है कि लिमिट कहाँ बांधी जाए, कहाँ ना बांधी जाए। और मुझे ख्याल है आप कुछ बोलना चाहोगे? तो इस सवाल के बारे में मेरा अनुभव बताना चाहूंगा कि मेरा एक बेटा है, अब तो बड़ा हो गया। जब वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था, उसको रोज मोटरसाइकिल चाहिए होती थी और शाम को घूमने के समय चाहिए था और साथ में पॉकेट अलाउंस चाहिए था। तो उसको हमने दिया मोटरसाइकिल, स्कूटर लेके थे, मोटरसाइकिल लेके नहीं दी और पॉकेट अलाउंस। पर रोज शाम को पूछा करते थे उसको कि आज तुमने क्या किया, और ऑनेस्टली बताओ तो कल जाने दो, कल मना करेंगे। तो उसको समझने लगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तो उसने फिर वो काम करना बंद कर दिए जो गलत होते थे और वही काम किए जो सही होते थे।
तो वही जरूरी है कि बच्चों को फ्रीडम दो, पर जिम्मेदारी के साथ, और आपकी जानकारी में रहे तो वो फ्रीडम का इस्तेमाल गलत नहीं हो पाता है। जानकारी में नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है बच्चे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल है कि फ्रीडम एक कॉन्टेक्चुअल इशू है। ये हमने बात कर ली कि किस तरह से उनको टैकल किया जाए, लेकिन क्या ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो हम एडोलसेंट्स को दे सकते हैं जिससे वो मोटिवेट हों और शायद ड्रग अब्यूज और अपने हेल्थ से ना खिलवाड़ करें, ना ही ऐसे एक्सप्लोर करें अपनी बॉडी को जिस तरह से कोई नुकसान हो? देखिए, बहुत ज़रूरी है डायलॉग मेंटेन करना, संवाद। अगर आपने संवादहीनता की स्थिति अगर आ जाती है तो फिर बहुत सी चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी। जैसे अभी आपने बताया कि एक लगातार अगर टच में है बच्चे के साथ, तो वो क्या कर रहा है दिन भर में, उसकी एक्टिविटीज़ क्या रही क्या नहीं रही, वो आपको पता रहती हैं। वहाँ पर क्या गलत और क्या सही है इसकी समझ आप उसको दे पाते हैं, उसको एक सही इन्फॉर्मेशन, सही सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और ऐसे में उसके साथ जो हम बात कर रहे हैं कि जो मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं, यहीं पर हमें कहीं पर उसको इंटीग्रेट करते हुए तमाम उसके पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, उसके करियर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, उसकी इंटरेस्ट हॉबीज से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। मोटिवेशन के तमाम हमारे पास चैनल्स हैं जो हम उसके सामने उसको मोटिवेट कर सकते हैं। एक्टिविटीज हैं, तमाम आउटडोर एक्टिविटीज हैं, आपका थिएटर्स हैं, आपको बाहर जाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, रीडिंग हॉबीज हैं। देख रहा हूँ आजकल वैसे जो हम टेलीविजन और SMS के जमाने में स्टैम्प कलेक्शंस और कॉइन्स कलेक्शंस, ये हॉबीज खत्म हो गई हैं, है ना। और ये सब हम हमारे जमाने में थी, हम उसमें इन्वॉल्व होते थे। अब बच्चे खेलते नहीं है, अब बाहर जाके नहीं खेलते हैं, इंडोर गेम्स हो गई। तो ये सब चीजें अगर खत्म हुई, इसमें अगर हम पुश करें, इसमें अगर हम उनको डालें और मोटिवेट करें, धीरे धीरे सब चीजें। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज डेवलप हुई आजकल, बच्चे जाना चाहते हैं घूमने के लिए, टूर पे जाना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छा माध्यम बन गया उनको मोटिवेट करने के लिए। स्कूल्स, कॉलेजेस, पेरेंट्स सबको इसको इस्तेमाल करना चाहिए पॉजिटिव तरीके। सोचते हैं खर्चा हो रहा है, खर्चा तो होगा, पर उससे कितना डेवलपमेंट बच्चे में आएगा, बदलाव कितना आएगा, उसको भी समझना है, उसको इस्तेमाल करना। जी, मैं आप सबको यहाँ रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है, इसलिए हमें चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो आज की चर्चा में यही बात सामने आई है, किशोर अवस्था बहुत ही सेंसिटिव अवस्था होती है। इसमें उनके चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इसमें उनके मोटिवेशनल फैक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को उनकी सेंसिटिविटी को समझना चाहिए, उनके गोल्स को पहचानना चाहिए और पेशेंस से काम लेना चाहिए, तभी किशोर बन पाएंगे एक अच्छे एडल्ट। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली गोष्ठी में फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।